नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार। आज बात करते हैं 5G की। अब नई पीढ़ी की मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत में प्रवेश करने जा रही है। नई पीढ़ी 5G की अगर हम सवाल करें तो घर घर पहले ही एक फोन है और 4G ने तेज इंटरनेट भी दे दिया है, तो 5G की क्या जरूरत है? और यहां तक कि अगर आप आते हैं तो यह आपके लिए क्या अच्छा करेगा? आज हम 5G के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? खैर, 5G की नीलामी शुरू हो चुकी है। बाजार में पुराने खिलाड़ी तो है ही, लेकिन अब अडानी ने 5G और आधे के लिए बोली भी लगा दी है। बोली लगाई जा रही है इस दावेदारी में देश के दो बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अन्य खिलाड़ियों के साथ मैदान में है। यह 14 साल पहले की बात है। उन दिनों जब मैं पहली बार मोबाइल फोन लेने के लिए बाजार में जा रहा था, तो दुकानदार मुझसे पूछता था कि रिम वाला दूं या सिम वाला। उस समय लोग आश्चर्य करते थे, यह क्या है? लोगों को नहीं पता था कि मोबाइल भी दो तरह के होते हैं। एक सीडीएम है, जिसका मतलब रिलायंस इंडिया मोबाइल, रिम वाला, और दूसरा जीएसएम यानी एयरटेल और आदि, जो जीएसएम सेवा प्रदान करते हैं। हाँ, उस समय लोगों को बस इतना पता था कि वे अब 2G क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। वही 2G स्पेक्ट्रम जिसके साथ स्कैम नाम जुड़ा था। काफी हंगामा हुआ, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। खैर, 2G की वजह से घर घर मोबाइल आए, लोग एक दूसरे से सस्ती दरों पर बात करने लगे। फिर 3G आया, जिसमें मोबाइल इंटरनेट की एक नई दुनिया शुरू हुई, और फिर 4G आया, जिसमें डेटा सस्ता हो गया और इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। अब मोबाइल प्रौद्योगिकी एक नई पीढ़ी भारत में प्रवेश करने जा रही है, एक नई पीढ़ी 5G। अगर हम सवाल करते हैं तो हर घर पर पहले से ही एक फोन है और 4G ने तेज इंटरनेट भी दिया है, तो 5G की क्या जरूरत है? और यहां तक कि अगर आप आते हैं तो यह आपके लिए क्या अच्छा करेगा? आज हम 5G के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? खैर, 5G की नीलामी शुरू हो चुकी है। मार्केट में पुराने प्लेयर्स हैं, लेकिन अब अडानी ने भी 5G के लिए बोली लगाई है, इसलिए लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। पहला सवाल यह है कि स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए आधा बोली लगाई जा रही है। इस बोली में देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी मैदान में हैं। आज डिजिटल कंजम्पशन का सबसे प्राइमरी सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टेलीकॉम में ट्रस्टेड सॉल्यूशन लाने की मस्ट एक सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए 4G का अपना भारत में बना हुआ, भारत में डिजाइन पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक, कोर, रेडियो, इक्विपमेंट, हैंडसेट, सब कुछ, वैसे ही 5G का भी भारत में डिजाइन हुआ पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक। तो 4G आज रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड हो गया है और 5G रेडी इन द लैब। इस साल के अंत तक 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक भी हम रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड, अगले साल मार्च तक, इस साल यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मार्च 23 तक 5G का भी रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड। माइक्रोवेव में हम खाना बनाते हैं, एक्सरे के जरिए हम शरीर के अंदर झांकते हैं और रेडियो की मदद से हम संवाद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजते हैं। मनुष्य ने तरंगों का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका सीखा है। इसकी जेब में मोबाइल फोन तकनीकी रूप से एक रेडियो ही है। यह संदेश प्राप्त करता है, उन्हें साथ भेज भी सकता है। यही कारण है कि यह दो तरफा रेडियो बन गया। रेडियो को काम करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करना पड़ता है। यदि सभी रेडियो एक ही आवृत्ति तरंग पर काम करना शुरू करते हैं तो एक गड़बड़ हो जाएगी। यही कारण है कि विभिन्न मोबाइल कंपनियां स्पेक्ट्रम में विभिन्न आवृत्तियों की तरंगों पर काम करती है। The dream of building a self-reliant India is fueled by innovation and information and communication technologies, where the possibilities are beyond the limits of the sky. TRIZE has set many milestones in India's growth story. TRIZE is now celebrating 25 years of its contribution to the nation.
Along with 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the government led by Shri Narendra Modi has leveraged technology to enhance ease of living and encourage transparency in governance. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. Telecom sector has played a stellar role in realizing the mission of Digital India by empowering the citizens through advancements in digital communications. In the Regulatory Tracker Index of International Telecommunications Union, ITU, TRAI satisfies the highest benchmark of maturity, establishing itself internationally as a progressive regulator. While crossing over many challenges successfully, TRAI steered the connectivity revolution in India in the last 25 years, and the journey continues. 1,167 million total phone subscribers, per GB data cost at Rs 10, over 906 private satellite TV channels, over 800 radio stations. Enhanced connectivity boosted the digital economy with a phenomenal growth of UPI transactions, crossing 5 billion per month, worth more than 9 trillion rupees. The revenue from the telecom sector is almost 6% of the GDP in 2021. And what makes us really proud is the fact that during the pandemic, the telecom sector enabled almost 35% of the GDP, showing how digital communication can overcome the steepest of obstacles. TRAI's path-breaking steps have contributed to transformation in the delivery of telecommunication, broadcasting and cable services in the country. Infrastructure sharing reduced the cost of network deployment. One nation, one mobile number, achieved through mobile number portability. Tariff forbearance provided flexibility to service providers for innovative offers to consumers in a dynamic and competitive market. Digital addressable system brought in transparency and improved choice. TRAI is a pioneer in the introduction of blockchain technology as a regulatory technology to curb the spam. Consumer protection and digital inclusion has been the cornerstone for the regulatory approach of TRAI. TRAI is looking to enable futuristic telecom services. These include machine-to-machine communication, convergence of broadcasting and telecommunications, holographic technology, augmented reality or virtual reality, quantum computing, digital twins, robotic collaborated factories, feed agriculture, rural industry, water management, health, education, civic management or entertainment. From robotic surgery to smart ambulances for enhanced preparedness for the healthcare sector. As the future awaits further technological advancements such as 6G, the time is not far off wherein citizens can experience the benefits of tactile connectivity, advanced security and automated driving experience. TRAI intends to be at the forefront of another revolution in the making, taking India forward through telecommunication, effective regulation, ease of communication. भारत में पूरे स्पेक्ट्रम पर भारत सरकार का अधिकार है। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इस तरह निजी मोबाइल कंपनियां सरकार के इस स्पेक्ट्रम से कुछ फ्रीक्वेंसी पर काम करने का अधिकार खरीद सकती है। इसके लिए सरकार नीलामी का सहारा लेती है। स्पेक्ट्रम कुछ ठोस नहीं है जिसकी नीलामी की जा रही है और न ही रेडियो तरंगों की नीलामी की जा रही है। इस नीलामी के साथ यह तय किया जा सकता है कि कौन सी कंपनी किस फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पर अपनी सेवाएं दे पाएगी। आज से सरकार ने 72 गीगाहर्ट्ज तरंग पर अधिकारों की नीलामी शुरू कर दी है। इसका आरक्षित मूल्य 4.3 लाख करोड़ रुपए है। बेशक सरकार कम से कम इतना पैसा कमाना चाहती है। एक बार खरीदे जाने के बाद स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार संबंधित कंपनी को 20 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। की बुनियाद का काम करेंगे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण,
आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें, 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से स्पेक्ट्रम की दौड़ में 4 कंपनियां सबसे आगे चल रही है। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अब अडानी एंटरप्राइज। इन सभी कंपनियों से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कर दिया गया है। हर कंपनी ने पहले ही सरकार के पास एक निश्चित राशि जमा करी है। बनाया धन जब तक लिया जाएगा अगर कोई कंपनी नीलामी के अधिकार खरीदे है और बाद में भाग जाती है। इस कंपनी जितनी अधिक बयाना राशि जमा करती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। यही वजह है कि अर्नेस्ट मनी को देखकर यह तय किया जा सकता है कि 5G सर्विसेज में चल रही जमीन पर कौन उतरेगा। इन 4 कंपनियों रिलायंस जियो 14,000 करोड़, भारती एयरटेल 5,500 करोड़,
वोडाफोन आइडिया 2200 करोड़ और नई कंपनी अडानी एंटरप्राइज 100 करोड़ की बयाना राशि पर नजर डालें। जितने ही मोबाइल फोन्स होंगे पूरे वर्ल्ड में वो 5G के हो जाएंगे एज पर एरिक्सन मोबाइल रिपोर्ट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि लाइक 4G में 5G कैसे चल सकता है। तो उसको समझाने के पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होता है नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क और एक होता है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के बारे में। तो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क जो होता है उसमें हम एक एक्स्ट्रा चैनल ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग LTE नेटवर्क में जो 4G नेटवर्क होता है, और उसके लिए LTE का एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर LTE होगा तभी 5G रन कर पाएगा। ये हो गया आपका नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। अब 5G के दूसरे फ्लेवर पे आते हैं जो है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। अब ये जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होता है इसमें कोई चैनल वैनल अलग से हम लोग ऐड नहीं करते। ये पूरा खुद की इमारत होती है 5G की, आई मीन नेटवर्क की। इसमें सारे जो सिग्नल्स निकलते हैं वो एग्जैक्ट 5G बेस होता है इसमें, तो इसमें LTE की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे एक कैच है, अभी तक 5G का जो स्टैंड अलोन नेटवर्क है वो US में ही रोल आउट होने में बहुत ही साल लगने वाले हैं। तो लाइक ग्लोबली कब तक होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। अब एक और मुद्दे की बात पे आते हैं, वो है कि 4G और 5G नेटवर्क जो होता है वो स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, 2G 3G और 4G ये तीनों टोटली डिफरेंट नेटवर्क थे। तो अगर आपको 2G पे चलना है तो आपको 3G नहीं चल सकता, आपको 3G चलाना है तो 4G नहीं चल सकता। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये तीनों ही नेटवर्क्स के काफी अलग अलग थे। बट इन केस ऑफ 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम जो है वो शेयर हो जाता है एक दूसरे में मिलकर के, और ये चीज पॉसिबल हो पा रही है एक मस्ट टेक्नोलॉजी से जो है डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, जिसमें आपको बहुत सारे लेन्स नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे रूट्स नहीं चाहिए। एक बड़ा हाईवे बनाओ, उस पे लेन्स बांट दो अलग अलग करके, कार के लिए, बस के लिए, रोड के लिए। अब आते हैं तीसरे मुद्दे की बात पे। कैरियर एग्रीगेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लाइक अभी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इस फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, मुझे स्पीड ज्यादा मिल जाते हैं, नेटवर्क ज्यादा अच्छा रहता है। नेटवर्क से मतलब नहीं है बट स्पीड ज्यादा मिल जाते हैं कैरियर एग्रीगेशन में। वही सेम चीज 5G में भी वर्क करेगा। सी कैरियर एग्रीगेशन इज वेरी इजी। कैरियर एग्रीगेशन में क्या होता है, जितने भी डिफरेंट तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट अपने कैपेबिलिटी वाले, सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं हम, और हमें काफी अच्छी स्पीड कैपेबिलिटी मिल जाती है और ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो बहुत ही जल्दी ये चीज हम 5G में ही कर पाएंगे। लाइक 5G में जो सिग्नल्स आ रहे हैं और जो 4G में आ रहे हैं, सिंस नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क रहेगा तो आप 4G नेटवर्क पे 5G वाली चीजों को कंबाइन कर लोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 4G का हैंडसेट है तो आप 5G वाली स्पीड नहीं ले पाओगे, बट एटलीस्ट 4G रन करेगा। बेशक ऐसा नहीं है कि जिसके पास कम मात्रा में पैसे होते हैं वह कम स्पेक्ट्रम खरीदता है। वह जितना चाहे उतना स्पेक्ट्रम खरीद सकता है और एक बड़ा व्यवसाय स्थापित कर सकता है। यही कारण है कि अर्नेस्ट पैसे के मुद्दे को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वह बहुत कम स्पेक्ट्रम खरीदकर प्राइवेट नेटवर्क खड़ा करना चाहती है जो हवाई अड्डों या डेटा सेंटर पर उपयोगी होगा। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में इसी बात का संकेत दिया है, लेकिन यह एक तरफ की अटकल है जो शायद सच न हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी स्पेक्ट्रम मिलते ही आपको 5G सिम दे देगी तो ऐसा नहीं होगा। पहले माना जा रहा था कि अगस्त में 5G सेवाएं आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन सितंबर या अक्टूबर में 5G की कमर्शियल टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जिन शहरों में लोगों को पहला फायदा मिलेगा उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल के अंत तक देश के 20 से 25 शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। ये कंपनियां फिलहाल टेस्टिंग में व्यस्त हैं। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण भी प्रशिक्षण कर रही है। बिजनेस उसकी तकनीक समझ में आ गई है। अब समझते हैं कि 5G कनेक्शन लेना है या नहीं, इससे क्या फायदा होगा। तो यहां पर दोस्तों ये एक डिफरेंस निकल के आता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज की, तो अगर दोस्तों एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है तो वो ज्यादा डेटा को कैरी करेगी, क्योंकि अगर आप रिलेट कर लें कि एक साइकिल में आप 1 यूनिट डेटा का भेज रहे हैं, तो जितनी ज्यादा साइकिल्स आपको मिलती हैं एक सेकंड में उतना ही ज्यादा डेटा भेज पाएंगे। तो फिर जो मैं आपसे बात करता हूं कितने एमबीपीएस, कितने जीबीपीएस, तो वो दोस्तों जितनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उतना ही फास्ट आपको ऑप्शन मिलता है डेटा ट्रांसमिशन का।
बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब दोस्तों यहां पे फिर ये स्पेक्ट्रम कहां से बीच में आ गया? तो देखिए दोस्तों, वेव्स जो है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको चाहिए एक अथॉरिटी जो उन सबको कंट्रोल कर सके। वरना ऐसा ना हो कि आपकी जो कार का रिमोट है और आपके टीवी का जो रिमोट है, आपका जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल फोन वगैरह है, वो आपस में दोस्तों उलझ के रह जाएंगे। तो काम कैसे होगा? मतलब ये तो वही बात हो गई है कि मान लीजिए किसी रोड पे सिग्नल आप निकाल दें तो चारों तरफ से गाड़ियां आएंगी, टकराएंगी आपस में, वो आगे मूव नहीं कर पाएंगी। तो जैसे दोस्तों हम सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, सिग्नल्स बनाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो दोस्तों एक सही दिशा में आगे बढ़ सके, वैसे ही हमको दोस्तों इन सभी वेव्स को भी कंट्रोल करना होता है। अब हर एक कंट्री दोस्तों जो है वो यही रूल फॉलो करता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ये जो जितना भी दोस्तों आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो मिलता है, कंप्लीट आपको अलग अलग बहुत सारे तरह तरह के बैंड्स मिलते हैं, इन सभी को अपनी जागीर मानती है और उसके बाद में अलग अलग कंपनी दोस्तों ऑक्शन के जरिए ये बेचती है कि उनको ये लाइसेंस दे रही है बेसिकली कि हां आप इस फ्रीक्वेंसी को अपने काम में ले सकते हो। अब हुआ दोस्तों क्या कि इंडिया क्योंकि बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो यहां पे अपने कंट्री को डिवाइड किया गया 22 अलग अलग सर्कल्स में। हालांकि पहले 23 थे, लेकिन क्योंकि चेन्नई जो है वो आ गया है तमिलनाडु में, तो यहां पे दोस्तों आपको मिलते हैं 22 अलग अलग सर्कल्स और हर एक सर्कल के लिए ऑक्शन किया जाता है कि एयरटेल क्या फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, वोडाफोन क्या फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, रिलायंस जियो क्या फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। और दोस्तों ग्लोबली भी बहुत सारी तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये मॉनिटर करती हैं कि हाँ 2G के लिए कौन से बैंड्स हैं, 3G के लिए कौन से बैंड्स हैं, या फिर 4G वगैरह के लिए कौन से अलग अलग बैंड्स हैं, ताकि ग्लोबली दोस्तों जो आपको मिलते हैं स्मार्टफोन्स उनकी कंपैटिबिलिटी बनी रहे। आपके फोन में जो लगा होता है ट्रांस रिसीवर, वो दोस्तों मोबाइल फोन टावर के साथ में ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। अब यहां पर दोस्तों देखिए बात कहां पे आती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयरटेल जो है उसके पास में राजस्थान में दोस्तों सरकार की तरफ से ये परमिशन है कि वो काम कर पाए 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड पे। चलिए एक बार पहले आपको बता देता हूं कि मेगाहर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज मैंने आपको बताया दोस्तों की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि अगर जो वेव है वो 1 सेकंड में 10 बार साइकिल को रिपीट करेगी मतलब 10 हर्ट्ज, 100 बार करेगी मतलब 100 हर्ट्ज, और ऐसे ही दोस्तों अगर उसने रिपीट कर लिया 1 सेकंड में अपने उस पैटर्न को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बार, तो हम कहेंगे यहां पे 1 मेगाहर्ट्ज। तो 800 मेगाहर्ट्ज का मतलब कि वो जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 800 लाख हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में दोस्तों वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। तो मुद्दे की बात यहां पे ये थी कि मान लीजिए राजस्थान में एयरटेल जो है उसको दोस्तों परमिशन है कि वो उस सर्किल में ऑपरेट कर सकता है 800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। गुजरात में एयरटेल जो है वो ऑक्शन दोस्तों जब गया पार्टिसिपेट करने, वहां पे जब उन स्पेक्ट्रम का दोस्तों जब ऑक्शन होता है अलग अलग कंपनीज में, तो एयरटेल जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज को नहीं ले पाया। एयरटेल को मिला मान लीजिए 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड। तो होता क्या है कि अगर आप एक फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप जाते हैं राजस्थान से गुजरात, तो आपको दोस्तों जो फोन है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा अपने आप की जो ट्रांसरिसीवर की फ्रीक्वेंसी है उसको 1800 मेगाहर्ट्ज पे, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बड़े आराम से अपनी सर्विस को यूज में ले पाएंगे। 5G का सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट की स्पीड है। यह 4G से 10 गुना अधिक होगा। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में एक फिल्म डाउनलोड करने में 7 मिनट लगते हैं, तो 5G में यह केवल 6 सेकंड लगेगा। यह आम इंटरनेट उपयोगकर्ता के बारे में है। इसके अलावा यह तकनीक कई अन्य कार्यों को आसान बनाएगी, जैसे रोबोट द्वारा सर्जरी, क्योंकि फास्ट और नॉनस्टॉप इंटरनेट वास्तविक समय को बनाए रखेगा। हमारे पास इस समय तेज इंटरनेट हो सकता है, लेकिन बटन दबाने और काम की शुरुआत के बीच देरी हो रही है, इसलिए 5G आने के बाद अंतर लगभग शून्य हो जाएगा। 5G के आने से ऑटो ड्राइविंग वाहन चलाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा 5G के आगमन के साथ हम कई उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम होंगे, ताकि ये उपकरण एक दूसरे के साथ वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में सक्षम होंगे। ड्रोन को ड्रोन से कनेक्ट किया जा सकता है, ड्रोन को प्लेन से कनेक्ट किया जा सकता है और दोनों को फोन से कनेक्ट किया जा सकता है। नतीजत 5G के आने के बाद इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से लेकर डिफेंस तक हर जगह किया जाएगा। यही कारण है कि चीन ने 5G पर इतना ध्यान दिया है, क्योंकि 5G रक्षा क्षेत्र में एक अभेद्य शक्ति है। हाल ही में चीन ने भारत से लगी सीमा पर 5G नेटवर्क उपलब्ध कराना शुरू किया है। अब भारत भी ऐसा ही करना चाहता है। डिवाइस की बढ़ी कनेक्टिविटी ने न केवल सेना को फायदा होगा, हमारे कई घरेलू उपकरणों को अब इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, जैसे एसी, टीवी, बिजली के बल्ब भी अब आपकी आवाज सुनते ही बंद हो जाएंगे। 5G के आने के बाद यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल छोटी वस्तुओं के लिए किया जाएगा।
मशीनें अब हमारे अनुभव से सीखने और तदनुसार सेवा करने में सक्षम होगी। बैंड, जैसे आपको मैं कहता हूं तो आपको याद आता होगा, रेडियो में बैंड होता था पहले, FM AM। इसमें क्या होता है, जैसे FM के अंदर 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 106 मेगाहर्ट्ज तक है, इसके बीच में सारे FM के चैनल आते हैं। उसी तरह से AM के हैं, AM के चैनल आते हैं 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो ये सारे बैंड्स हैं। और उसी तरह से सेल्यूलर बैंड में क्या होता है, 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2300 मेगाहर्ट्ज तक आता है। अब ये अलग अलग टेक्नोलॉजी में, जैसे जब 2G था तो 2G में 800 और 900 मेगाहर्ट्ज वगैरह की नीलामी हुई थी। नीलामी की क्यों ज़रूरत है, क्यों सरकार नीलाम करती है स्पेक्ट्रम को? इसका रीज़न ये है कि सभी चीज़ों को अलग अलग, जितने भी रेडियो वेव हैं सभी को अलग अलग अगर बैंड में नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपस में सभी टेक्नोलॉजी, जैसे आपका रिमोट कंट्रोल से भी कोई वो निकल रहा है, आपके वेव निकल रहा है, आपके टीवी से भी एक रे आ रही है, आपके घर में 2 मोबाइल हैं, अगर उसके फ्रीक्वेंसी सेम हो गए, या और भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, जैसे माइक्रोवेव है उसमें से भी वेव निकलता है, या और मान लें कि आपके पास वाईफाई कनेक्शन है उससे भी वेव निकल रहा है। तो इन सबको रेगुलर एक अथॉरिटी की ज़रूरत है जो रेगुलराइज करे इन सबको, कि जितने भी रिमोट हैं, रिमोट की फ्रीक्वेंसी, जितने भी रिमोट बनाने वाली कंपनी है उसको एक बैंड दे दिया कि आपको इसी बैंड को यूज़ करते हुए अपना डिवाइस डेवलप करना है। उसी तरह से मोबाइल वाले को अलग से दे दिया है और वाईफाई वाले को अलग से दे दिया गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं 2G 3G 4G की, तो इसमें क्या है, जैसे 2G वाले को हमने 2G के लिए सरकार ने क्या किया था, 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज तक रखा था। तो उसके बीच में ही सभी को अपनी चीज़ें, मतलब अपनी सारे डिवाइस उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना था। इससे क्या होगा, सिग्नल आपस में क्रैश नहीं होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हम कुछ यूज़ कर ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। बात कर रहे हैं फ़ोन पे, अचानक से टीवी की आवाज़ आने लगेगी कान में, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जैसे अब 3G आया तो हमने 1600, 1700 या 1800 मेगाहर्ट्ज की मतलब वो फ्रीक्वेंसी सेट की कि यह इस बैंड को 1800 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड को सरकार ने कहा कि इस बैंड की अब हम नीलामी कर रहे हैं। अब उससे सरकार को फ़ायदा ये होता है ना, सरकार की प्रॉपर्टी ऐसा कोई वो नहीं है, फिजिकल थिंग्स नहीं है कोई स्पेक्ट्रम, हर जगह पे स्पेक्ट्रम है। जैसे अभी चारों तरफ हमारे स्पेक्ट्रम, कोई ना कोई रेडियो वेव हमारे आसपास घूम रहा है हर तरीके से, लेकिन वही उसको रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि वो कंट्री सरकार चला रही है, तो सरकार ने कहा जब हम रेगुलराइज कर रहे हैं तो हमें इसके बदले पैसे मिलना चाहिए, मतलब एक स्पेक्ट्रम को सरकार की प्रॉपर्टी समझा जाए। 5G से न सिर्फ नई तकनीक भारत में आएगी, बल्कि इसका भारतीय दूरसंचार बाजार में चल रही प्रतिस्पर्धा पर भी बड़ा असर पड़ेगा और इसका फायदा हमें यानी उपभोक्ताओं को मिलेगा। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार भारतीय बाजार में सबसे बड़ी कंपनी जियो है। एयरटेल दूसरे और वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर है। फरवरी 2022 में जियो ने 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स, कुल सब्सक्राइबर्स 37 करोड़। एयरटेल ने 12 लाख ग्राहक जोड़े, कुल सब्सक्राइबर्स 35.10 करोड़। वोडाफोन और आइडिया ने 30 लाख सब्सक्राइबर्स घटे, कुल सब्सक्राइबर्स बढ़कर 22.60 करोड़ हो गए। 5G नीलामी में अडानी एंटरप्राइज की एंट्री से अब बाजार में नए दिग्गज खिलाड़ी के आने का शंख उड़ गया है। अभी तक यह खबर है कि बोली का पहला दौर खत्म हो गया है। यह देखा जा गया है कि कंपनियां आक्रामक रूप से बोली नहीं लगाती है, इसलिए दूसरे राउंड में बोली लगाई जा रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन यह तय है कि बड़े प्लेयर जियो और एयरटेल होंगे। देखना यह है कि 5G नेटवर्क किसके हाथ में जाता है और इसके हिसाब से नागरिक और सरकार को कितना फायदा होगा। तब तक देखते रहिए कमल की खास पेशकश हमारे आसपास, समय के आर पार। नमस्कार।